नमस्कार। प्राइम टाइम में आज क्रांति संभव हूं आपके साथ और महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के लिए वोटिंग हो चुकी है। सुबह 7 बजे से दोनों राज्य में शाम 6 बजे तक मत डालने के लिए मतदाता पोलिंग बूथ की तरफ बढ़े। हालांकि महाराष्ट्र के वोटर थोड़े सुस्त दिखे, खासकर बॉलीवुड या मुंबई में, जहां धीरे धीरे लोग इन मतदान केंद्रों पर पहुंचते दिख रहे थे। शाम तक महाराष्ट्र में 64% वोटिंग हुई। हरियाणा में थोड़ा जोश दिखा है, वहां पर कुछ सीटों पर 84% से भी ऊपर वोटिंग हुई। शाम तक राज्य में करीब 76% वोटिंग हो गई। हैं तो दोनों राज्य बिल्कुल अलग, लेकिन इस बार की राजनीति और चुनाव में कुछ ऐसी समानताएं हैं जो मुकाबले को एक जैसा बना रहे हैं। दोनों जगहों पर कांग्रेस की सरकार थी, दोनों जगहों पर मुकाबला बहुकोणीय था और दोनों ही राज्य में बीजेपी जोरदार कोशिश कर रही है पैठ बनाने की। और इन सब के बीच फिर से वही सवाल टटोला जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में भी जिसे टटोलते हुए हमने देखा था पार्टियों को कि मोदी लहर है या नहीं। तो इस बार के चुनाव की चर्चा करने से पहले ये जानना होगा कि पिछली बार की स्थिति कैसी थी। हम आपको बता दें कि 2009 में महाराष्ट्र की 288 सीटों में अगर देखें तो कांग्रेस के पास 82 सीटें थी, एनसीपी के पास 62, बीजेपी के पास 46, शिवसेना के पास 44 और एमएनएस के पास 13 सीटें। तब्दीली कितनी होगी 2014 में, ये हम रविवार को देखेंगे। फिर हरियाणा के 2009 नतीजों को देखें तो वहां कांग्रेस के पास 40 सीटें थी, आईएनएलडी के पास 31, हरियाणा जनहित कांग्रेस के पास 6, बीजेपी के पास 4। 2014 तक समीकरण काफी बदल चुके हैं। तो आज प्राइम टाइम में चर्चा कि क्या महाराष्ट्र में शिवसेना अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, जहां पर शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूट चुका है, जिसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, जानकारी हम सबके पास है। आज सवाल फिर से उसी पर उठ रहा है। इसके अलावा हरियाणा में आईएनएलडी सिंपैथी वेव की उम्मीद क्यों कर रही है, ये भी जानेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के लिए क्या सवाल लेकर आए हैं ये चुनाव, और मोदी के धुआंधार रैलियों का क्या असर पड़ेगा। और इन सवालों का जवाब भले ही 19 तारीख को मिले, लेकिन इन पर चर्चा तो आज हम कर ही सकते हैं, जिसके लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं आज प्राइम टाइम में, जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता प्रभात झा थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे, मुंबई से संजय निरुपम जुड़ेंगे, कांग्रेस के नेता माजिद मेमन जो प्रवक्ता एनसीपी के वो आएंगे, और आईएनएलडी नेता राजीव जेटली भी। लेकिन स्टूडियो में हमारे साथ एडिटर जनसत्ता ओम थानवी साहब मौजूद हैं। थानवी जी, सबसे पहले एग्जिट पोल्स हम देख चुके हैं, बाकी इतने दिनों से जो चुनाव कवरेज जिस तरह से चल रहा है वो हम देख चुके हैं। क्या कुछ लग रहा है अभी बीजेपी के लिए स्थिति कितनी अलग है 2009 के मुकाबले? एक बात तो साफ है कि कांग्रेस के खिलाफ मत है और कांग्रेस एनसीपी का जो गठबंधन था उसके खिलाफ मत है, और भारतीय जनता पार्टी जो है जाहिर है कि दोनों जगह सबसे आगे रही है, लेकिन आउटराइटली जो है वो पूरा जिसको कहना चाहिए कि मैंडेट वो अभी तक तो नहीं जाहिर होता है कि अगर अपने बूते के ऊपर सरकार बनाते हैं फिर तो माना जा सकता है कि जनता जो है वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के बरक्स, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि कांग्रेस की तरह अपनी एक, इसी वजह से उन्होंने अपने गठबंधन सारे तोड़े हैं। लेकिन गठबंधन तोड़ने के बाद और इतने पुराने, जो कि शिवसेना के साथ 25 साल पुराना गठबंधन था और विचारधारा भी दोनों की एक ही है, उसमें परिवर्तन किसी भी पार्टी का नहीं है, तो उसके बाद में भी अगर अपने बूते पे सरकार नहीं बना सकते हैं, मेरा मानना है कि फिर उसमें कसर है। वो भारतीय जनता पार्टी के हक में होने से ज़्यादा कांग्रेस के खिलाफ जाने वाला मत माना जाएगा। तो ऐसे में अभी अगर हम कहें जो दाव खेला बीजेपी ने वो अभी सफल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो उस तरह से वो पूर्ण सफलता तो तब है जब आप अपने बूते पे सरकार बनाएं, क्योंकि तभी तो आप में ये एक साहस आपने दिखाया कि नहीं, हमको किसी का सहारा नहीं चाहिए, तो आपको जनता का सहारा है, जनता आपके साथ में है, ये भरोसा था। और वो जो लहर है जो हमने आम चुनाव में देखी, अगर वो लहर जिसका भरोसा भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों राज्यों में था, तो वो तभी साबित होता है जब वो अपने बूते के ऊपर सरकार बना पाते हैं। फिर मदद लेकर के आप सरकार बनाते हैं या वापस शिवसेना या किसी और के साथ जुड़ जाते हैं, तो वो तो सिलसिला पहले भी चला आ रहा था। और जहां बाई इलेक्शंस में हमने देखा था कि वो प्रदर्शन, सरकार के प्रदर्शन के ऊपर वो रिजल्ट नहीं होता, लेकिन अगर इन दोनों राज्यों के नतीजों को देखें वहां पर तो जरूर ये सवाल उठेगा कि ये प्रदर्शन मोदी सरकार के एक रिपोर्ट कार्ड की तरह जरूर देखा जाएगा। निश्चय दोनों जगह, वही मैं कह रहा हूँ कि वो उन सरकारों के खिलाफ ये ज्यादा मत है। दोनों निकम्मी सरकारें थीं, और बल्कि कल महाराष्ट्र में चव्हाण ने ये कहा कि हम अजित पवार के खिलाफ इसलिए कुछ नहीं कर पाए क्योंकि गठबंधन की मजबूरियां होती हैं। ये सारी दलीलें पहले मनमोहन सिंह भी देते रहे हैं। तो दोनों जगहों पर एक लंबा शासन भी है, उसका भी नुकसान होता है, लेकिन बहुत सी जो खामियां हैं जो लोगों के सामने थी, और फिर
ये भी नहीं मानना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनसे लोगों में उम्मीदें नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ मतदान है। नरेंद्र मोदी ने जिस ढंग से प्रचार किया है, बल्कि कहना चाहिए कि एक तरह से जो अपना जिम्मा था, विदेश से लौटते ही वो उसमें चले गए थे, और जब सरहद पे भी गोलीबारी थी तब भी वो चुनाव प्रचार में थे। तो पूरी ताकत उन्होंने जिस ढंग से झोंकी और अपने जो भी अपने वादे हैं या जो भी अपनी नीतियां हैं उस पर जो उन्होंने वोट मांगे, तो उसकी तरफ भी लोगों ने जो है तवज्जो दी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एंटी इनकम्बेंसी का मतदान है। जी, तो जहां पूरी ताकत झोंक दी, 27 रैलियां उन्होंने महाराष्ट्र में की, 11 हरियाणा में, लेकिन मोदी के ऊपर तो सवाल उठेगा, मोदी सरकार के ऊपर उठेगा। यहाँ पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व के ऊपर भी काफ़ी सवाल उठेंगे, खासकर राहुल गांधी। कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल होगा ये चुनाव? देखिए, अभी आज की स्थिति में तो कांग्रेस कहना चाहिए कि मुंह दिखाने लायक भी नहीं है। इतना मौका उनको मिला, और एक कहना चाहिए कि कोई बहुत बड़ी उपलब्धियां केंद्र में नरेंद्र मोदी की नहीं हैं, और छिटपुट जो है वो अपने हिसाब से चीज़ों को पेश कर रहे हैं, लेकिन कायदे से उपलब्धियां नहीं हैं, और उसका लाभ कांग्रेस उठा सकती थी। तो कांग्रेस ने उठाने की चेष्टा की नहीं की। ये मानना चाहिए कि कहीं भी सोनिया गांधी या राहुल गांधी, उनकी सभाओं का जो एक असर, जो एक उपस्थिति नजर आनी चाहिए, वो उपस्थिति उस ढंग से रजिस्टर नहीं हुई कहीं पर। और एक एंटी इनकम्बेंसी को एक ढाल की तरह भी इस्तेमाल करते हुए अगर हम कांग्रेस को कहें तो दिखी ये पार्टी नहीं? अब ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस के सामने अपनी सरकारों के बचाव के लिए तो कोई दलील नहीं थी। वो हमलावरी हो सकते थे कि देखिए 4 महीने में सरकार ने क्या किया, लेकिन मेरे ख्याल में वो ठीक से अपनी बातें रख नहीं पाए, और वो रखते भी तो लोगों का जो मूड है, वो मूड अभी ये है कि चूंकि केंद्र में सरकार बदली है, और नरेंद्र मोदी जिन्होंने युवाओं के ऊपर बहुत इस बार फोकस किया था, जोर दिया था। सवेरे भी आपको ख्याल होगा कि उन्होंने खुद व्यक्तिगत तौर पे ट्वीट किया, तो हरियाणा जैसी जगह पे जहाँ पे युवा जाट मतदाता हैं, जो नहीं माना जाता था कि जाट कभी भी इनके साथ जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कुछ युवा जाट मतदाता जो हैं वो नरेंद्र मोदी के साथ में थे, और बल्कि सभाओं में भी जो वहाँ पे शोर देखा गया वो उन युवा लोगों का था। उन्होंने उनके हक में मतदान किया होगा, ये भी एक उम्मीद लोग मानते हैं। प्रभात झा जी, आपसे हम सवाल करना चाहेंगे, जो शुरुआती जो उम्मीद बीजेपी की थी और जो चुनाव के बाद एक आभास आपको मिल रहा है, दोनों में क्या फर्क है? मैं आपका सवाल समझा नहीं। शुरुआत में जिस तरह से उम्मीद जता रहे थे बीजेपी, और जिस पूरी ताकत के साथ खुद प्रधानमंत्री धुआंधार रैलियां कर रहे थे, और अभी वोटिंग के बाद जो मूड बना है, अलग अलग एग्जिट पोल्स जो नतीजे दिखा रहे हैं, उसमें क्या आपको फर्क नजर आ रहा है? यहाँ पर ओम थानवी जी भी कह रहे हैं कि सीधे तौर पर या पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी आती अभी नजर नहीं आ रही। देखिए, अभी कुछ दिन और रुकिए। हम लोग क्या है, लोगों की मानसिकता बदलने के लिए काम करते हैं, हम किसी की शिकायत नहीं करते। ठीक है। हम जब केंद्र में आए तब भी लोगों को विश्वास नहीं था। आज आपके 7 चैनल ने एग्जैक्ट पोल दिखाए हैं, और 7 में से 5 ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी दोनों जगह सरकार बना रही है। 2 चैनलों ने कहा है कि नंबर 1 पर है और संभावना सरकार बनाने की है। मैं एग्जैक्ट पोल को रियल पोल नहीं मानता हूं, रियल रिजल्ट नहीं मानता हूं, लेकिन मानना इसलिए पड़ता है कि आप ही लोग दिखाते हैं। कौन क्या कहता है, किसका क्या अंदाज है, उससे मुझे लेना देना नहीं है। मुझे जनता पर, मेरे नेता पर, कार्यकर्ताओं पर, समर्थकों पर और हमारी नीतियों पर, हमारे किए गए कार्यों पर, आने वाले दिनों में संभावनाओं पर और विकास के नाम पर जो एक प्रतीक बनकर उभरे हैं नरेंद्र मोदी जी, संगठन जो हमारा अमित शाह जी के नेतृत्व में काम कर रहा है, इससे हमें लगता है कि दोनों ही राज्यों में हमें बहुमत मिलने के आसार बन रहे हैं। इसलिए हम कहीं से चिंतित नहीं है। हम 4 पर थे हरियाणा में, और अभी हमें कम से कम देने वालों ने कहा है कि 35 से 40 के बीच में मिलेगा। अधिक से अधिक लोगों ने कहा है 52। जिस अपने चाणक्य ने कहा, चाणक्य के आपके सर्वे पोल ने कहा था कि बहुत उस समय 340 मिलेंगे, वही रियल तक पहुंचेगा और स्पष्ट बहुमत बीजेपी को मिलेगा। उसने कहा है कि -7 कर देंगे, उसके बाद भी 52 में से 7 गए तो 45 बचते हैं। इतनी सीटें हरियाणा में आएंगी। अभी ये सब चीजें जो हम देख रहे हैं, उससे हमें हमारे कार्यकर्ताओं पर, जनता पर पूरी तरह विश्वास है, और राजनीतिक परिस्थितियां नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास
ये सब देखने के बाद यह कहने में मुझे कहीं गुरेज नहीं है, मैं तो कहूंगा ही। लेकिन हां, हम लोग अपने व्यवहार से, अपने कार्य से धीरे धीरे मानस और मानसिकता बदलने में भी करेंगे, क्योंकि देश का मानस बदला है, कुछ लोगों का नहीं बदलेगा। इसलिए नहीं बदलेगा कि हम कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन हाँ, सच्चे भाव से सेवा करेंगे, उनकी भी मानसिकता बदलने की कोशिश करेंगे। ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं जो दोनों ही राज्यों में आपकी सरकार में। माजिद मेमन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय निरुपम जी, आपके पास आना चाहेंगे। जो भी अलग अलग पार्टियां कहें, लेकिन कांग्रेस दोनों ही राज्यों में कहीं ना कहीं बैकफुट पर है, और आपके लिए ये चुनाव कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, महाराष्ट्र में पिछले 15 वर्षों से हम सत्ता में थे, हरियाणा में पिछले 10 वर्षों से सत्ता में थे, महाराष्ट्र में 3 बार से लगातार चुनाव जीत रहे थे, हरियाणा में 2 बार से लगातार चुनाव जीत रहे थे। तो निश्चित तौर पर ये जो चुनाव था अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण था। ऐसा एकदम से नहीं कहा जा सकता था कि ये चौथा चुनाव भी हमको जीतना है, हरियाणा में तीसरा चुनाव भी हम जीतेंगे। अंततः ये डेमोक्रेसी है, जनता को एक फैसला लेना होता है और जनता का जो फैसला होगा उसको स्वीकार करना होगा। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा, 15 वर्षों तक महाराष्ट्र में और 10 वर्षों तक हरियाणा में लगातार बहुत अच्छे काम हुए, डेवलपमेंट के बहुत सारे काम हुए। चुनाव खत्म हो गए, इसलिए हम कोई मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए बात नहीं कह रहे हैं। जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, हम सारे आंकड़े प्रस्तुत कर सकते हैं। बावजूद इसके, अगर लोगों ने यह फैसला किया कि नहीं, कांग्रेस के अलावा किसी अन्य पार्टी को भी मौका दिया जाना चाहिए, बेशक उस फैसले का हम स्वागत करते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र के जो एग्जिट पोल के अब तक जो नतीजे आ रहे हैं, जिसको हम एक ट्रेंड के तौर पे समझें, तो कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक था पिछले चुनाव में लगभग वही है। इसका मतलब कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी या फिर बीजेपी को लोग लाना चाहते थे, बावजूद इसके कांग्रेस का जो वोट बैंक है या वोट है वो काफी हद तक इंटैक्ट रहा है। हरियाणा के संदर्भ में मेरे पास जानकारी नहीं। तीसरी बात, अभी थानवी साहब ये कह रहे थे कि भाई 4.5 महीने का जो इनका कामकाज है उसमें जो कमियां हैं उसको हम उजागर नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है, इस सरकार की कमियों को हमने बहुत उजागर किया और बहुत पुरजोर तरीके से किया। बावजूद इसके लोगों के दिमाग में अभी भी इस नई सरकार से बड़ी सारी अपेक्षाएं हैं। लोग अभी भी ये चाहते हैं कि इस सरकार को और मौका दिया जाए। हमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को 5 साल के लिए चुना गया है, सरकार को मौके मिलने चाहिए। लेकिन सरकार जो काम करते हुए दिख रही है दिल्ली में, निश्चित तौर पर बहुत उम्मीद के हिसाब से नहीं चल रही है, बहुत ज्यादा विश्वास नहीं बनता है। बहुत सारे उनके कदम ऐसे हैं जिससे जो उन्होंने वादे किए थे, जो उन्होंने लोगों के सामने वचन दिए थे या सपने दिखाए थे, उसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। तो आने वाले दिनों में ये बातें और एक्सपोज होंगी और कहीं ना कहीं बीजेपी कमजोर होगी। आपने कहा कि अब आगे क्या, या फिर एक ऐसी चुनौती है, निश्चित तौर पर सरकार की नाकामयाबियों के बाद कांग्रेस पार्टी नए ढंग से, नए अंदाज में लोगों के बीच जाएगी, लोगों से जुड़ेगी। आपकी बात से जो अंदाज लग रहा है वो यही कि आप ये मान चुके हैं कि दोनों ही राज्य आपके हाथ से जा चुके हैं, आपने हार मान ली है, इस तरह से लग रहा है आपकी बात से। देखिए, एग्जिट पोल के ट्रेंड को अगर ईमानदारी से उसके ऊपर विश्वास किया जाए तो मान लिया जाएगा। नहीं, लेकिन खुद पृथ्वीराज चौहान की भी अगर हम बात करें, उन्होंने भी जिस तरह से बयान दिया है अपने भ्रष्टाचार के ऊपर, वो काम नहीं कर पाए, गठबंधन की मजबूरियां थी, जिस तरह के उन्होंने बयान, जो इंटरव्यू आया एक दिल्ली में, उस हिसाब से ये लग रहा है कि कांग्रेस पहले से मान के अब बैठ चुकी है कि उनकी हार तय है। अब पृथ्वीराज चौहान जी ने वो बयान क्यों दिया मुझे नहीं मालूम, और उस बारे में हाईकमान और पृथ्वीराज चौहान जी के बारे के बीच में बात होगी। क्योंकि मेरा आज भी मानना है कि आदर्श के प्रकरण का जो बहुत बड़ी चर्चा हुई है, आदर्श कोई घोटाला नहीं था। आज भी मैं कह रहा हूं, तब भी मैं कहता था कि आदर्श की बिल्डिंग जिस जमीन पर बनी है वो जमीन डिफेंस मिनिस्ट्री की थी नहीं, वो जमीन किसी कारगिल के वार विडोज के लिए रिजर्व थी नहीं, वो जमीन महाराष्ट्र गवर्नमेंट की थी। और इस तरह की जमीनें हाउसिंग सोसाइटी के लिए जजेस को दी जाती है, पत्रकारों को दी जाती है, आईएएस ऑफिसर्स को दी जाती है, हर वर्ग को दी जाती है इस तरह की जमीन, और हजारों प्लॉट अब तक दिए जा चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय इस पूरे विषय को इस तरीके से उठाया गया और उस चक्कर में हमारे एक मुख्यमंत्री को सैक्रिफाइस किया गया। और अगर उस आधार पर आज के कोई मुख्यमंत्री इस तरह की बात करते हैं, मैं सहमत नहीं हूं। ठीक है माजिद मेमन साहब, अब आपसे हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर एनसीपी के बारे में लगातार कहा जा रहा है कि जो स्थिति निकल रही है, एनसीपी बीजेपी के साथ भी जा सकती है, शिवसेना के साथ भी जा सकती है, किस तरह के समीकरण हम आने वाले वक्त में देखेंगे? देखिए, ये मैं तो समझता हूँ कि इसे हम एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पर लेंगे कि शरद पवार का व्यक्तित्व वो है कि जो सियासी दुश्मनों को भी अपने साथ अच्छी तरह रखते हैं,
और उसमें कोई ये नहीं कि भाई कोई पॉसिबिलिटी बन सकती, मगर हमने एक से ज्यादा बार ये बात कही है, चुनाव के दौरान भी कही है और कैंपेन में आखिरी दिन के कैंपेन में खुद शरद पवार जी ने बहुत स्पष्टता के साथ ये बात कही है कि हम कम्युनल फोर्सेस के साथ सत्ता बनाने के लिए नहीं जाएंगे। वो मामला वहां खत्म हो जाता है। लेकिन अभी मैं इस चर्चा के संबंध में ये कहूंगा कि ये बात सही कही ओम साहब ने कि मार्केटिंग जो है भारतीय जनता पार्टी की और जो जिस तरह से प्रचार किया गया, जिस तरह पैसा खर्च किया गया भारतीय जनता पार्टी में, उसके मुकाबले में कांग्रेस और एनसीपी फीकी पड़ गई। ये तो आप पिछले 15 दिन के प्रचार में बिल्कुल स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। मगर इतना जरूर है कि लोकसभा में केवल मार्केटिंग की वजह से कांग्रेस और एनसीपी सरकार को जनता नकारेगी। सबसे बड़ा फैक्टर है, एक बड़ा फैक्टर है, एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये। दूसरा ये कि जो लोकसभा जनता क्या आपके काम के ऊपर, आपकी सरकार के काम के ऊपर आपको सरकार से नहीं निकालेगी? वो भी होगा ना भाई, वो भी एक फैक्टर है, मगर कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस चीज का है, मैं आपको एनालाइज करने की बताने की कोशिश करता हूं। कांग्रेस और एनसीपी, बल्कि विशेष तौर पर कांग्रेस, जिनसे मुकाबला डायरेक्ट बीजेपी का था, वो इस बात में सफल नहीं हो पाई कि उनकी जो पिछले 5 महीने की लोकसभा के बाद केंद्र में कोई खास उपलब्धि नहीं रही, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रहा, महंगाई को वो निपट नहीं सके, उन्होंने काले धन के लाने का वादा किया था वो नहीं कर सके, इसका बराबर से कोई प्रचार नहीं कर पाए हम लोग, और इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी तरह से लोगों को लुभाकर अपनी पोजीशन बनाई रखी। नहीं, जब स्थिति ऐसी थी मेमन साहब, तो फिर क्यों नहीं प्रचार कर पाए? ये भी तो आपकी कमी रही आप दोनों पार्टियों की। नहीं, हमने बताया ना कि मार्केटिंग में वो हमसे बेहतर रहे, उन्होंने पैसा हमसे 10 गुना ज्यादा खर्च किया। आप देखिए पिछले 10 दिनों में टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, सारे फ्रंट पेज 2-2 करोड़ रुपए के, इतने पैसे हमारे पास नहीं थे। हमने पवार साहब से कहा भी, उन्होंने कहा कि हमारे पास प्रचार के लिए इतना पैसा नहीं, ये पता नहीं कहाँ से पैसे लाते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप मार्केटिंग का मुद्दा उठा रहे हैं मेमन साहब, बाकी करप्शन के, किसानों की आत्महत्या के, बाकी सारे मुद्दों से लग रहा है जैसे बड़ी वजह वही किसानों के नहीं, आपको बताएं, किसानों के हित में जितना शरद पवार जी का कृषि मंत्री के दौरान काम हुआ है, मैं समझता हूं पिछले 25-50 साल में नहीं हुआ होगा। उन्होंने जो हमारी पैदावार थी वर्ल्ड में रिकॉर्ड किया, प्रोडक्शन में उन्होंने एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड बनाए हैं, उन्होंने 70,000 करोड़ के लोन को माफ करवाया है। ये सारी उपलब्धियां नहीं थी। लेकिन बावजूद जनता उसको अगर नहीं मान रही, तो बात जी आपके पास आना चाहेंगे, आखिर आपकी कौन सी ऐसी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है जो कांग्रेस और एनसीपी उसे पकड़ नहीं पाती है? आखिर मार्केटिंग की ऐसी क्या स्ट्रैटेजी आपने निकाल ली है? देखिए, ये इससे कोई असफलता को मार्केटिंग के आधार पर या विज्ञापन के आधार, आप भी जानते हैं अगर विज्ञापन के मामले में चुनाव जीता जा सकता है तो हुड्डा जी ने हरियाणा में धमाल मचा दिया। कोई चैनल ऐसा नहीं है, कोई अखबार ऐसा नहीं है। सवाल इसका नहीं है, सवाल जनता के। संजय निरुपम जी से मैं 100% सहमत हूं। इस समय लोग अपेक्षा और उसके अनुरूप नरेंद्र मोदी जी से, बीजेपी से जुड़ना चाहते हैं और केंद्र में जो सरकार है उसको राज्यों में लाना चाहते हैं। 15 साल वहां पर महाराष्ट्र में हो गए, 10 साल हरियाणा में हो गए। आपने ऐसा कौन सा काम किया लोगों को लगा कि भ्रष्ट? अब देखिए, अभी कह रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान जी ने जो आप ही ने कहा बयान दिया, आखिर क्यों बयान दिया? वो इतने कमजोर क्यों हो गए कि उन्होंने बेईमान करने वालों को क्यों महत्व दिया? और आज कह रहे हैं कि मैं उस समय अगर ऐसा करता तो गठबंधन की सरकार खत्म हो जाती, गिर जाती सरकार। ये सब बातें कमजोर प्रशासन से नहीं चलता है और इसलिए देश अब चाहता है। दूसरा एक और बात कह रहा हूं, कौन सा नेता है जो अपने परिवार को लेकर नहीं चल रहा है? पूरे देखिए दोनों राज्यों में खाली परिवारवाद, और नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर जबरदस्त प्रहार किया है और भारतीय राजनीति को आज मुक्ति चाहिए परिवारवाद से। और इसलिए परिवारवाद के अगर कोई लायक है आए नीचे से काम करके, लेकिन किसी का बेटा है, किसी का भतीजा, किसी का चाचा है तो वो राजनीति में कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं। अन्य दलों में कार्यकर्ताओं की जो पूछ बंद हुई है उसके कारण भी उनके दल के कार्यकर्ता भी उनके विरोध में आए हैं। तो प्रभात जी, यहाँ पर सारे सवाल जो हैं अगर सही शुरू हो रहे हैं, क्योंकि अभी जो नतीजे हैं वो नहीं आए हैं। अगर आपकी स्थिति वैसी नहीं बनती है जैसा आप प्रोग्राम की शुरुआत में बोल रहे थे महाराष्ट्र में, तो क्या आप एनसीपी से समझौता नहीं करेंगे? देखिए, हम फिर कह रहे हैं आपको,
उस समय भी आप सबको भरोसा है। हमको अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने कार्य पर, अपनी कार्य पद्धति पर, जनता के रुझान पर पूरा भरोसा है। और हम लोग जब काम करते हैं और आज जो वातावरण बना है, एक नेतृत्व मिला है देश को, वो बीजेपी के ही नेता नहीं है, वो देश के नेता बने हैं और उन पर जो विश्वास जताया गया है, उनके माध्यम से जनता के मन में एक भाव आया है कि अगर केंद्र से जुड़ेंगे तो केंद्र की तरह ही महाराष्ट्र का, हरियाणा का, अन्य राज्यों का विकास होगा। इसलिए एक जनता के मन में सहज यह भावना भी आई है। मैं कॉन्फिडेंट इसलिए हूं कि मैं पूरी परिस्थितियों का आकलन करके बात कर रहा हूं। हवा में फायर नहीं हो रहा है। आपके ही फीडबैक जितने भी होंगे उसके आधार पे अभी नंबर 1 तो सबने कहा सर्वे में, एग्जैक्ट पोल में मैंने अभी आपको 7 चैनलों की बात बताई। इसलिए मैं कह रहा हूं हमारे कार्यकर्ताओं का भी फीडबैक है। 13 तारीख के बाद सारे लोग आए हैं, बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उन सब के आधार पर मैं कॉन्फिडेंट हूं कि दोनों जगह बात रही कि कल क्या होगा अगर हम सिंगल लार्जेस्ट बनते हैं, बहुमत नहीं आता है। ये सब बातें तो परिस्थितियों के आधार पर होती है। आप भी जानते हो ये राजनीतिक दल हैं, कल क्या होगा कल नहीं होगा ये नहीं जानता। और हाइपोथेटिकल कोई बात करूं, अभी तो आपके एग्जैक्ट पोल पर और आपके द्वारा उठाए गए सवालों पर हम बात कर रहे हैं। जी वही, इसी वजह से मैंने ये सवाल नहीं किया कि अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो शिवसेना के साथ आप जाएंगे कि नहीं। धानवी जी, एक सवाल जो दोनों ही राज्यों के लिए बड़ा रेलेवेंट है कि बहुकोणीय मुकाबला जिस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, उसका क्या असर पड़ सकता है नतीजों के ऊपर? देखिए, अभी मोटे तौर पे ये है कि लोग नरेंद्र मोदी की जो सरकार केंद्र में आई और उन्होंने जाके वोट मांगे, जैसा मैंने पहले भी कहा, और लोगों ने उनमें विश्वास जताया है कि ठीक है, मौका मांग रहे हैं, दें। और कांग्रेस की सरकार को देख चुके, उसकी जो खामियां थी उसको भी देख लिया। अब इतने लंबा अरसे के बाद में दोबारा मौका नहीं दिया जा सकता। लेकिन बाकी जो छोटी पार्टियां हैं, या बल्कि कहा जाए क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो क्षेत्रीय पार्टियों में अकेले में इतना दम नहीं निकल के आया जो उम्मीद थी। जैसे हरियाणा में उम्मीद थी कि जो इनेलो है वो बेहतर काम कर सकती है, जबकि 1.25 साल से चौटाला हैं, वो तो अंदर हैं और बीच में वो निकल के भी आए और कोर्ट के आदेश के बावजूद, जो कि बीमारी के लिए था, उन्होंने प्रचार किया तो लगा कि उसका लाभ उनको मिलेगा। मुझे लगता है एक तो युवा वर्ग जो है, जो नया मतदाता, वो निश्चय ही मोदी के साथ में गया है। लेकिन दूसरा जो अभी माजिद साहब ने कहा कि पैसा तो जितना भारतीय जनता पार्टी ने फूंका है, आम चुनाव में भी इस दफा उसका मुकाबला कोई कर नहीं सकता। पैसे की कमी कांग्रेस के पास में भी नहीं रहती है, लेकिन खर्च करने का सलीका मेरे ख्याल में भारतीय जनता पार्टी के पास था। लेकिन इसके अलावा एक संगठन जो है, वो संगठन नजर आता था। कांग्रेस का संगठन जो है उस ढंग से रणनीति लेकर नजर आता नहीं था। जैसे हारा हुआ चुनाव आप लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए, हरियाणा में उन्होंने मध्य प्रदेश से कैलाश विजयवर्गीय को भेजा और जब से चुनाव है वो मोर्चा लिए बैठे हैं, 10 दिन से रोहतक में हैं। तो सिर्फ नरेंद्र मोदी की चुनाव सभाओं का असर नहीं है, संगठन, रणनीति और फिर जो प्रचार है उसका अपना एक असर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस का प्रचार फिर भी था, लेकिन मेरे ख्याल में महाराष्ट्र में उस तरह से जो है वो प्रचार में भी पीछे रहे, भाजपा इसमें आगे रही। दोनों तो रणनीति के हिसाब से पिछड़ गए आपको ये लगता है? संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब नतीजे आएंगे और जैसा कि सभी मान रहे हैं कि कम से कम आप की पार्टी सबसे बड़ा नुकसान झेलेगी, ऐसे में क्या राहुल गांधी के नेतृत्व के ऊपर सवाल नहीं उठेगा? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी जो संभावित हार के अलग अलग कारणों में एक परिवारवाद की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म नहीं आती है? इनकी पार्टी के नेताओं के बाल बच्चे कितने राजनीति कर रहे हैं। महाराष्ट्र की बात देख लीजिए, शोभाताई फडणवीस एक बीजेपी के नेता थे, उनके भतीजे देवेंद्र फडणवीस हैं, पूनम महाजन प्रमोद महाजन की बेटी हैं, पंकजा मुंडे गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं। आप उधर देखिए, दुष्यंत सिंह दिखते हैं आपको एमपी एक, हर जगह अनुराग सिंह देखते हैं उनके एमपी। तो क्या ये परिवारवाद नहीं चल रहा है? तो परिवारवाद वगैरह कोई मुद्दा नहीं है और भ्रष्टाचार भी कोई मुद्दा नहीं है। अगर भ्रष्टाचार मुद्दा होता तो ये चौटाला जी की पार्टी जीतती हुई नहीं दिखती। तो मुद्दा क्या है? मैंने जैसा बताया, पिछले 15 सालों से हम लोग सत्ता में हैं, लोगों ने एक दूसरा विकल्प ढूंढने का एक फैसला किया है। रह गई बात हमारे शीर्ष नेतृत्व के बारे में, निश्चित तौर पर हमारे शीर्ष नेतृत्व की देखरेख में काम हो रहा है आने वाले दिनों में, और हम बेहतर करेंगे। लेकिन नेतृत्व के ऊपर ऐसी कोई चुनौती थोड़ी आ जाती है। नहीं, लोकसभा चुनाव में फेलियर हो, अगर हार हो, विधानसभा चुनाव में इस तरह से दो बहुत ही पुरानी सरकारें आपकी चले जाए, फिर भी सवाल नेतृत्व के ऊपर सवाल नहीं उठेगा, फिर तो ये आपके पार्टी के लिए ही बुरा साबित होगा। नहीं, सवाल नहीं है।
नहीं, इसमें कोई सवाल उठाने जैसे कोई बात नहीं है। कोई राहुल गांधी जी आकर थोड़ी सबको चुनाव लड़ाएंगे। राहुल गांधी हमारे स्टार प्रचारक हैं, जाकर के प्रचार कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, लेकिन अंततः संगठन को काम करना, मुझे काम करना, मेरे साथियों को काम करना है, मेरे सरकार के कामकाज के ऊपर लोगों का फैसला आएगा। तो हर बात के लिए नेतृत्व के ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता। नहीं, हर बात के लिए नहीं सर। कामकाज में कुछ कमी नहीं होगी। जैसे 2 बार सरकार बनाने के बाद यूपीए बिल्कुल एक मिनट पूरी बात जी 44 पर सिमट गई। 2 राज्यों में आप इस तरह से सिमट रहे हैं, जैसा कि सभी आंकड़े बता रहे हैं, ऐसे में सवाल उठ रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मेरा मुद्दा यह है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के कामकाज में कुछ कमी रही होगी। उस कमी को हमको पहचानना है, उस कमी को हमें दूर करना है। संगठनात्मक कामकाज में ऊपर कोई कमी रही होगी। प्रचार के स्तर पर जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही रोबस्ट किस्म का प्रचार करती है, मैं देख रहा था पिछले 15 दिनों से रोज सारे अखबारों में फुल पेज, 2-2 पेज नहीं 3-3 पेज आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी का एड 1/4 पेज पर आ रहा है, आधे पेज पे आ रहा है, वो भी कई अखबारों में नहीं आ रहा है। फिर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने एक पूरा कैंपेन किया, 27 सभाएं ली महाराष्ट्र में, 11 सभाएं हरियाणा में ले रहे, वो तो राहुल गांधी भी ये कर सकते थे। कहीं ना कहीं काम को हमको और दुरुस्त करना, काम को और बेहतर करने के दृष्टिकोण से सोचना पड़ेगा। नहीं, यही तो सवाल इसीलिए किया क्योंकि जब लोकसभा के नतीजे आए थे तब भी यही बात कही जा रही थी कि अब आत्ममंथन होगा, सोचना पड़ेगा और सोचा जाएगा पार्टी के स्तर पर, लेकिन वहां से स्थिति बहुत अलग नहीं आई है। इस वजह से सवाल तो फिर उठेगा ही। नहीं, बिल्कुल ये सवाल आप सही उठा रहे हैं, लेकिन इतना याद रखिए लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में सिर्फ 4.5 महीने का फर्क है। 4.5 महीने में स्थितियां बदल नहीं जाती। अगर 10 साल से हमारी यूपीए की सरकार थी तो 15 साल से कांग्रेस की भी सरकार थी, यहां पर भी हम सरकार में सत्ता में थे। तो जो एंटी इनकम्बेंसी कोई मई महीने में थी वो एकदम से आज अक्टूबर महीने में आके पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, ये एक्सपेक्ट करना मुझे लगता है कि बहुत बुद्धिमानी नहीं थी। तो हमें अंदाज था कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, फिर भी हम अपने ढंग से प्रयास कर रहे थे। आप चुनाव से पहले तो नहीं हार जाते ना, आप चुनाव लड़ते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन जो फैसला है डेमोक्रेसी है, जो जनता का फैसला उसको आप स्वीकार करते हैं अंततः। चलिए, तो आप ये मान चुकी थी कांग्रेस पार्टी की इन दोनों राज्यों में भी उनकी सरकारें जाएंगी। हालांकि उन्होंने, जैसा संजय जी कह रहे हैं कि वो लड़ाई उन्होंने लड़ी है। राजीव जेटली जी, आपसे हम जानना चाहेंगे जो जिस तरह की लड़ाई अभी हरियाणा में चल रही है, आप एक अच्छे नंबर्स की उम्मीद कर रहे हैं। वहां पर ओम प्रकाश चौटाला के जेल जाने की सिंपैथी की वेव की भी उम्मीद आप कर रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात का जवाब देना चाहूँगा। मैं आपकी चर्चा सुन रहा था और एग्जिट पोल के हिसाब से सबने अपनी सरकारें भी बना ली और अपने अपने मुद्दे भी निर्धारित कर लिए। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, मैं अभी किसी से चर्चा कर रहा था एग्जिट पोल के ऊपर ही, और उन्होंने जो अपने पैरामीटर सेट किए थे एग्जिट पोल के, वो पैरामीटर कहीं भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से दूर दूर तक वास्ता नहीं रखते थे। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी सर्वे आते हैं, जितने भी एग्जिट पोल आते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल की हमेशा से +20 सीट्स आती हैं। लास्ट टाइम भी एक इस तरीके का सर्वे आया था जिसमें हमारी 13 सीटें दिखाई गई थी और हमें 31 सीटें मिली थी। आज एग्जिट पोल और जो प्री पोल जो हुए हैं उसमें हमारे को जितनी भी सीटें दिखाई जा रही हैं उससे लगभग 20 सीटें हमारी फालतू आती है। और रही भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी के जो ग्राउंड पर लीडर, जिसे सो कॉल्ड लीडर कहते हैं, वो घूम रहे हैं। उन्हें मालूम है कि उनकी स्थिति क्या है। वो आज इस तरीके की इतना मोटिवेट नहीं है जितने इनके सेंट्रल लीडरशिप मोटिवेट है। ग्राउंड रियलिटी वो जानते हैं कि उनका आधार हरियाणा प्रदेश में नहीं है और ना ही उनको लोग पसंद करना चाहते हैं। आज मोदी जी को सुनने के लिए जरूर आते थे हरियाणा प्रदेश के लोग, और काफी कुछ देर तक सुनकर जाते थे और बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लेकर आते थे। वो मोदी जी ने जब लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो बहुत सारे उन्होंने वायदे किए थे जनता के साथ, वो राष्ट्रीय वायदे थे। लेकिन जब प्रदेश में आए तो एक भी वायदा नहीं कर पाए, ना वो अपने पिछले जो वायदे किए थे उनको दोहरा पाए। हमारा हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान देश है, किसान वेट कर रहा था शायद मोदी जी कुछ डिलीवर करके जाए, स्वामीनाथन के नाम पर करके जाए, या जो किसानों से वायदे किए थे वो करके जाए। ऐसा कुछ नहीं था। वीर गाथाएं सुनाकर गए, जनता ने सुने और जनता घर चली गई। और हरियाणा प्रदेश की जनता बहुत जागरूक जनता है, उसे मालूम है कि अपना मैंडेट कहां पर देना है उसे। हरियाणा प्रदेश की जनता ने जो मैंडेट दिया है उसके हिसाब से साफ जाहिर होता है कि ये शायद उल्टा हो गया है। जितनी सीटें कांग्रेस की दिखाई जा रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी की हैं, और कांग्रेस को तो अपनी सीटों का अंदाजा ही नहीं है।
और इंडियन नेशनल लोकदल फुल मेजोरिटी में आ रही है। मैं आपको एक बात साथ में बोलना चाहता हूं, सिंपैथी नहीं है। हरियाणा प्रदेश की जनता मजबूत लीडरशिप चाहती है और वो चाहती है उनका लीडर वापिस आए, उन जनता के बीच में आए और उनका मुख्यमंत्री बनकर आए। और जेटी जी, आपने अलग ही अपना एग्जिट पोल एक यहाँ पर बना दिया और उससे आपने भी खुद की सरकार बना ली, जिस तरह से आप बाकी पार्टियों को कह रहे थे। देखिए, मैंने कहा आपको, अगर एग्जिट पोल के हिसाब से चलते हैं और सर्वे के हिसाब से चलते हैं तो उसमें +20 कर दीजिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने घर की घड़ी को भी बैक उसमें रखते हैं, 10 मिनट पीछे रखते हैं। इसी तरीके से एग्जिट पोल जो आते हैं और सर्वे आते हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल को अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो हमेशा उसकी -20 लेके चलते हैं। तो जो ग्राउंड रियलिटी है वो हम जानते हैं, वो +20 करके जो भी सीट निकलती है, वेदर इट इज 56 और 57, वही हमारी सीटें बनती है हरियाणा प्रदेश में। यह हकीकत है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सब कुछ तस्वीर 19 तारीख को देखने को मिल सकती है, क्योंकि जहां पर अभी सिर्फ संकेत मिल रहे हैं, उन संकेतों को सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट करेंगी। एक छोटा सा ब्रेक और चर्चा जारी रखेंगे प्राइम टाइम में।